नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा राज्यसभा में स्टूडेंट इंटर्न तथा दिल्ली विश्वविद्यालय की राजनीति विज्ञान की छात्रा हूँ और आज मैं आप सबके सामने महिलाओं के प्रति हिंसा एवं पितृसत्तात्मकता एक वैश्विक समस्या के विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ। महिलाओं के खिलाफ हिंसा मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। इसका प्रभाव महिलाओं पर मृत्यु सहित कई दीर्घकालिक शारीरिक, यौन और मानसिक रूप से होता है। यह महिलाओं की सामान्य भलाई को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर महिलाओं को समाज में पूरी तरह से भाग लेने से रोकता है। हिंसा का न केवल महिलाओं बल्कि उनके परिवारों, समुदायों और देश में भी नकारात्मक परिणाम होता है। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य और समग्र विकास को प्रभावित करने, स्वास्थ्य देखभाल और कानूनी खर्चों तथा देश की उत्पादक क्षमता में नुकसान से लेकर अन्य कई इसके दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। एनसीआरबी के नवीनतम सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में वर्ष 2019 में प्रतिदिन औसतन 87 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए और कुल वार्षिक लगभग 4000 मामले दर्ज किए गए, जिनमें वर्ष 2018 से 7% की वृद्धि देखने को मिलती है। इन मामलों में से अधिकांश भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, जिसमें पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के तहत महिलाओं पर हमला करने के इरादे से व उसके शील भंग करने के इरादे से, आईपीसी धारा 354 के तहत महिलाओं का अपहरण करने के इरादे से धारा 366 के तहत तथा धारा 375 के तहत दर्ज किए गए हैं। आईपीसी की धारा 375 में किसी महिला के साथ किसी व्यक्ति द्वारा उस महिला की मर्जी के खिलाफ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की कार्रवाई को दंडनीय बनाया गया है। आईपीसी धारा 375 तब भी लागू होती है जब सेक्सुअल इंटरकोर्स पीड़िता की सहमति से हुआ हो, लेकिन यह सहमति उसे या उसके किसी परिचित व्यक्ति को डरा धमकाकर हासिल की गई हो। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 वर्षीय महिला के साथ सामूहिक बलात्कार और नृशंसता पर व्यापक जन सामान्य में आक्रोश और देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। महिला का हाथरस नामक स्थान पर सामूहिक बलात्कार किया गया था। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। यदि दूसरे कारक पर विचार किया जाए तो मामला उग्र हो जाता है। पीड़ित महिला दलित समुदाय से थी। परिवार का कहना है कि सभी 4 आरोपियों का इलाके में दलितों को परेशान करने का इतिहास रहा है। हमने हमेशा कहा है कि अपराध अपराध है और इसे जाति और धर्म के नज़रिए के माध्यम से नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन जहां यह सुझाव देने के लिए पर्याप्त है कि इन कारकों ने भूमिका निभाई है, उनका उल्लेख करना गलत नहीं होगा। हाथरस में क्रूरता भारत में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। निर्भया केस, जिसे 2012 के दिल्ली सामूहिक बलात्कार मामले के रूप में भी जाना जाता है, के बाद हुए कानूनों में सुधार के बाद यह अनुमान लगाया गया था कि स्थिति में सुधार हो गया। निर्भया मामले को भारत के लिए एक जन जागरण का आंदोलन माना गया था। बलात्कार कानूनों को सख्त किया गया। निर्भया फंड महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया था, लेकिन नतीजों पर नज़र डालें तो पता चलता है कि स्थिति अभी भी असामान्य है। सुधार, सुरक्षा कानून व अधिनियम निष्प्रभावी प्रतीत होते हैं। हमारी सुरक्षा प्रणाली कई सारे मोर्चों पर विफल रही है। सरकारी रिपोर्टों के आंकड़ों के अनुसार सरकार द्वारा राज्यों को आवंटित निर्भया फंड का 63% उपयोग नहीं किया गया है। वर्ष 2012 में 67 मामले प्रतिदिन बलात्कार के आते थे, जबकि इन आंकड़ों में वर्ष 2019 में 24 की वृद्धि हुई है, जो कि वर्तमान में 87 है। इस प्रकार देखा जा सकता है कि स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है, जबकि मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। निर्भया के परिवार को न्याय पाने के लिए 8 साल तक का इंतजार करना पड़ा था। 8 साल बाद जब महिलाओं के खिलाफ अपराध की बात आती है तो भारत की धीमी कानूनी प्रक्रिया एक निवारक के रूप में कार्य करने में विफल रही है। इसने लोगों में आक्रोश, चिंता और अशांति पैदा की है। नतीजा यह है, भारत में लोग कानून को अपने हाथों में लेने को सही ठहराने के लिए धीमी न्यायिक प्रक्रिया का हवाला दे रहे हैं। हैदराबाद में जो हुआ वह इसका एक जीवंत उदाहरण है। एक वेटनरी डॉक्टर की भारतीय शहर हैदराबाद में सामूहिक बलात्कार, क्रूरता और हत्या कर दी गई। मुकदमा शुरू होने के पहले ही सभी 4 आरोपी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए और जनता ने इस पर हर्ष जताया। कई लोगों के लिए तो यह एनकाउंटर अपने आप में ही न्याय था, जबकि अपराधियों की न्यायिक प्रक्रिया तक शुरू नहीं हो सकी थी। देश की घरेलू हिंसा
यौन उत्पीड़न और हिंसा के अन्य रूपों के खिलाफ एक अभूतपूर्व संख्या में कानून हैं। बहरहाल, इन कानूनों को लागू करने में चुनौतियां बनी हुई हैं। महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा और न्याय तक पहुंच सीमित है। न्याय में देरी न्याय से वंचितता है। ऐसे में वर्तमान में लागू कानूनों के सफल क्रियान्वयन से स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। हालांकि महिलाओं के खिलाफ हिंसा केवल एक राष्ट्रीय चिंता का विषय नहीं है, यह एक वैश्विक चिंता का विषय है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत के पास भयावह रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन यह तथ्य कि यह दुनिया में अकेला है, यह सही नहीं है। हम अपने पड़ोसी देशों और देश दुनिया के कुछ अन्य उदाहरणों से इस वैश्विक समस्या को समझने का प्रयास करते हैं, जहां अभी भी महिलाएं अपनी स्वतंत्रता, सुरक्षा जैसे मूलभूत अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं। इस संदर्भ में पड़ोसी देशों की श्रेणी में पाकिस्तान का प्रथम स्थान रहा है। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक के अनुसार पाकिस्तान महिलाओं के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक देशों की सूची में 6ठे स्थान पर है। पूरे पाकिस्तान में लिंग आधारित हिंसा के 10,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। सिंधी अमेरिकी मानवाधिकार कार्यकर्ता फातिमा गुल का कहना है कि महिलाओं के खिलाफ धार्मिक उत्पीड़न और हिंसा पाकिस्तान की सबसे प्रमुख विशेषताएं हैं। ह्यूमन राइट वॉच के अनुसार भी पाकिस्तान में बाल यौन शोषण अशांतिपूर्ण है। इसी प्रकार की स्थिति चीन की भी देखी जा सकती है। चीन की साम्यवादी सरकार की नीतियों के कारण भी देश के अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय उइगर की महिलाओं में व्यापक असंतोष व्याप्त है। चीन ने एक जन्म नियंत्रण अभियान शुरू किया है, जिसके तहत वह उइगर समुदाय की महिलाओं के बीच जन्म दर को कम करने के लिए कठोर उपाय कर रहा है। चीन बिना किसी सहमति के जबरन नसबंदी, गर्भपात और उपकरणों के जरिए एक नरसंहार कर रहा है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा और महिलाओं को अवसर की समानता से वंचित करना दुनिया के हर हिस्से में एक गंभीर मुद्दा है। अन्य कुछ देशों के उदाहरण से इसे समझते हैं। अपने पूर्व प्रेमी द्वारा 27 वर्षीय महिला की हत्या ने टर्की में आक्रोश पैदा कर दिया, जो देश में लैंगिक हिंसा में उच्च महिला दर और उनकी सुरक्षा में सरकार के विफल प्रयासों पर प्रकाश डालती है। रोकथाम की रणनीतियों पर 2009 के अध्ययन के अनुसार 15 से 60 वर्ष के बीच की 42% तुर्की महिलाओं ने अपने पति या भागीदारों के द्वारा कुछ शारीरिक या यौन हिंसा का सामना किया था, द गार्जियन रिपोर्ट के अनुसार। क्या आपने मशहूर हस्तियों को उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैप्शन #चैलेंज एक्सेप्टेड के साथ अपनी ब्लैक एंड वाइट पिक्चर पोस्ट करते हुए देखा है? वास्तव में यह तुर्की आंदोलन के साथ एकजुटता में था और इस बिंदु पर जागरूकता फैलाने के लिए था कि वे फेमिसाइड का अगला शिकार हो सकती हैं। ब्लैक एंड वाइट का यह चैलेंज सीमाओं को पार कर गया। दुनिया भर में महिलाएं अपने पुरुष समकक्षों की हिंसा का शिकार हुई हैं। अब एक अन्य देश के उदाहरण से इसे समझने का प्रयास करते हैं। मीटू आंदोलन। यह आंदोलन इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि अनगिनत महिलाओं ने यौन दुराचार और दुर्व्यवहार के बारे में अपनी चुप्पी तोड़ी, जिसका सामना उन्होंने शक्तिशाली हस्तियों के हाथों किया था। लेकिन एक देश, और मैं ईरान की बात कर रही हूँ, उसने चुप्पी बना रखी थी और अब 3 साल बाद ईरानियन महिलाएं अंततः इस विषय पर बोल रही हैं और अपनी आवाज़ उठा रही हैं। पिछले 2 महीने से ट्विटर ईरानी महिलाओं के संकीर्ण खातों से भर गया। कुछ ने व्यवस्थित यौन उत्पीड़न का आह्वान किया, जो उन्हें कार्यस्थल पर जिसका सामना करना पड़ा था। अन्य लोग परिवार के सदस्यों व दोस्तों के हाथों यौन शोषण का आरोप लगा रही हैं। कुछ का आरोप है कि उनके साथ पीटने व उन पर हमला करने जैसा भी प्रयास किया गया है। सोशल मीडिया पर आक्रोश है और ईरान में एक अकादमिक, उपन्यासकार, चित्रकार, गायक और यहाँ तक कि अभिनेता सहित सत्ता के पदों पर विद्यमान लोगों पर मजबूत आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा ईरान में हिजाब पर भी एक बहस तीव्र है कि महिलाओं को सार्वजनिक स्थलों पर हिजाब पहनना चाहिए या नहीं। महिलाएं अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। जैसा कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं
कि महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ यौन हिंसा सदियों से पुरुष वर्चस्व में निहित है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि लैंगिक असमानता तथा जो बलात्कार की संस्कृति है वह अनिवार्य रूप से शक्ति असंतुलन का सवाल है। वास्तव में यह शक्ति असंतुलन का ही सवाल है। महिलाएं दुनिया भर में राष्ट्रीय विधायी निकायों का केवल 24% बनाती हैं। इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट के अनुसार शांति या क्षेत्र से संबंधित एक समझौता 35% 15 वर्षों तक चलने की संभावना है अगर महिलाएं इसके निर्माण में भाग लें। इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि शांति समझौता महिलाओं की भागीदारी के साथ असफल होने की संभावना 64% कम है। विश्व बैंक रिपोर्ट कहता है कि उच्चतर लैंगिक समानता स्तर देश अधिक शांतिपूर्ण राज्य बनाते हैं। इस प्रकार निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि हमें दुनिया की आधी आबादी के निष्पक्ष प्रतिनिधित्व के लिए सरकार के विधानों और कार्यकारी निकायों में अधिक से अधिक महिलाओं की भागीदारी की आवश्यकता है। इसके अलावा मौलिक रूप से यह मानसिकता ही है जिसे बदलने की आवश्यकता है। पितृसत्तात्मक सोच जो वर्षों से लोगों के मन में इतनी गहरी है, उसे बहुत आधार से बदलने की आवश्यकता है। लड़कों और लड़कियों की परवरिश में समानता लाने की आवश्यकता है। जब लैंगिक समानता घर पर शुरू होगी तभी वास्तव में समाज में बदलाव अपरिहार्य है। धन्यवाद।